जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यू फॉर यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में जो लोग प्री देने जा रहे हैं उनके लिए। ये हमारा चौथा वीडियो है। हर वीडियो में आपको 10 एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि अपने आप में टॉप होंगे, जिनकी संभावना होगी 2021 में आने की। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों अनअकैडमी पर मेंटर्स वर्कशॉप होने वाला है 9 दिसंबर को शाम को 5:30 पर। ठीक है, ये लाइव क्लासेस ली जाएगी। किसके द्वारा ली जाएगी? ये डॉक्टर किरण बेदी, रिटायर्ड आईपीएस, आप सभी जानते हैं, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये पौंडीचेरी की। और ये किस टॉपिक पर बात करेंगे? कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पर। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होती क्या है? सहयोगी शासन पर चर्चा करेंगे और इसमें शामिल होंगे टॉप एजुकेटर मुरनाल सर। ठीक है, तो ये किस काम आएगा? आपको ऐसे राइटिंग के लिए काम आएगा मेंस में। ठीक है, इसका आपको क्या जो डिस्कशन होगा वो हिंदी में होगा, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और इसका जो नोट्स दे दिया जाएगा आपको इंग्लिश में। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। 9 तारीख को बिल्कुल तैयार हो जाइए मुरनाल सर और किरण बेदी जी के साथ। ठीक है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का एजुकेशन जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर जाकर के अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूपीएससी सीएससी। ठीक है, उसके बाद में हमारा कोड जो है अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको इस समय कुछ फ्री मिल रहे हैं, उसमें ये काम आएगा। ठीक है, EME 10। ठीक है, तो जाइए जाकर के डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से चेक करके। देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था विश्व वन्यजीव कोष के बारे में और इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने दिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो है प्रश्न करते हैं हम 10। इसका आंसर डी था। ठीक है, डी यानी कि 1, 2, तीनों ही क्या थे? गलत इसमें थे। तो सही क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में इसका कोई कार्यालय नहीं है, इसका कार्यालय केवल 6 महाद्वीपों में ही स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका में इसका नहीं है। किसका? विश्व वन्यजीव कोष का, WWF का। दूसरा स्टेटमेंट है था, इसका जो विशेषण है, इसे 1961 में चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट 1992 में रियो शिखर सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। तब इसे विश्व वन्यजीव कोष भारत के रूप में जाना जाता था। ठीक है, भारत के नाम से इसे जाना जाता था। नीति आयोग की नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? नीति आयोग इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न। विदेशी प्रजातियां देशज पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि झील या अंडमान में एक पृथक द्वीप के लिए खतरा क्यों उत्पन्न करती हैं? विदेशी जातियां या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, देशज पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जो अंडमान निकोबार, अंडमान और झील में एक पृथक द्वीप के लिए खतरा क्यों उत्पन्न करती हैं, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ऐसी प्रजातियां भोजन के लिए स्थानीय या देसी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वह स्थानीय प्रजातियों के शिकार हो जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, ऐसी प्रजातियों में मूल प्रजातियों में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है वो बताना है, सही कोड का चयन करना है। पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। तो आपको पॉज करना है और सोचना है, या फिर आप अपनी बुक निकाल लीजिए, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है देसी विदेशी प्रजातियों से संबंधित, उसे पढ़ करके आप इसका आंसर देने का प्रयास करिए। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर है इसका सी यानी कि 1, 2 तीनों ही इसके सही हैं। विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नए वातावरण में विदेशी प्रजातियाँ प्राय उस नए पर्यावास स्थान में पारिस्थितिकी स्थितियों को परिवर्तित करती हैं जिससे वहाँ मौजूद प्रजातियों के सक्षम खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि उन्हें आक्रामक प्रजाति भी कहा जाता है। आक्रामक प्रजातियां जो दुर्लभ देशज प्रजातियों से निकटता से संबंधित होती हैं, इनमें देशज प्रजातियों के साथ संकरण करने की क्षमता होती है। संकरण के हानिकारक प्रभावों के कारण देशज प्रजातियों का भी ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है।
आक्रामक प्रजातियां देशज खाद्य स्रोतों को नष्ट या प्रतिस्थापित करके एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल को परिवर्तित कर सकती हैं। आक्रामक प्रजाति वन्यजीवों के लिए किस प्रकार का भोजन प्रदान नहीं करती? आक्रामक प्रजातियां वन्यजीवों के लिए किसी भी प्रकार का भोजन प्रदान नहीं करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। झीलों और द्वीपों को आक्रामक प्रजातियों से विलुप्त होने का खतरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वाधिक प्रवाल प्रजातियां, जो प्रवाल जो होती है ना, भित्ति बना लेती हैं प्रवाल, निम्नलिखित किस महासागर में पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या भूमध्य महासागर में? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, इसका आंसर बताइए पॉज करके। इसका आंसर है ए, यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और सभी को बताया ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। रीफ का निर्माण करने वाले कोरल भौगोलिक कारकों जैसे कि जल का तापमान तथा लवणता नमक सामग्री से संबंधित है। ठीक है, इनकी जो उपलब्धता होती है वो नमक वाले पानी में होती है, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, यानी कि लवणता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ जल की उपलब्धता होनी चाहिए जिसमें सूर्य प्रकाश प्रवेश करना चाहिए। स्वच्छ जल होना चाहिए, इतना ज़्यादा लवण भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा एकदम से स्वच्छ भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, एकदम से स्वच्छ नहीं होना चाहिए। एकदम से स्वच्छ हो गया तो कोरल रीफ का जो कोरल हैं उनका भोजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रडिक्शन यहाँ पर है, इसे आप थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा लवणता भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा स्वच्छ पानी भी नहीं होना चाहिए एकदम से। ठीक है, इन पर्यावरण प्रतिबंधों के कारण रीफ आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय महासागरों तक ही सीमित हैं। रीफ कोरल प्रजातियों की संख्या, ठीक है, की विविधता उच्च अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक घट जाती है। उसके बाद में क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि लवण का जो पानी है, जो एक होता है ना, जो नॉर्मल लवणीय पानी, वो समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कम होती जाती है ना, लवणता ऊपर की साइड जाते हैं, तो जिससे आगे आमतौर पर रीफ कोरल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन होता है वो पाया ही नहीं जाता। आमतौर पर प्रशांत महासागर की रीफ में लगभग 2 गुना अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे अटलांटिक महासागर की रीफ। ठीक है, प्रशांत महासागर में 2/3 रीफ पाई जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक हिस्सा है? राजस्व व्यय का हिस्सा कौन कौन सा है ये आपको बताना है, सही कौन सा है। वेतन है, रक्षा व्यय है, प्रमुख सब्सिडियां हैं, नई अवसंरचना परियोजना हेतु व्यय है। ठीक है, तो इसका आंसर आप थोड़ा सा सोच लीजिए और ये जो कोड दिया है इसको बताइए कौन सा सही है। 1 3 4 1 2 3 1 3 1 2 3 4। तो ये आपको देखिए बताइए कौन सा है, राजस्व व्यय के एक हिस्सा है। आंसर है बी। बी क्या है? 1 2 3। ठीक है, ये तीनों ही आंसर है। वेतन का देना राजस्व व्यय है, यानी कि राजा के खाते से जा रहा है, यानी सरकार के किससे जा रहा है? खाते से जा रहा है डायरेक्ट। रक्षा व्यय और प्रमुख सब्सिडियां, यानी कि इनके बदले में जा रहा है, लेकिन इनके बदले में सरकार पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नई अवसंरचनात्मक परियोजना हेतु व्यय अगर दिया जाएगा, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो किस लिए दिया जाएगा? वो एक बिजनेस पर्पस से दिया जाएगा, तो उसके बदले में राजस्व की प्राप्तियां होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इनसे कुछ नहीं मिलेगा, वेतन देने से कुछ नहीं मिलेगा इन्हें, रक्षा पर व्यय देने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही है, इसको आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय या कौन सा उपाय अपनाने जा सकते हैं? राजकोषीय समेकन को, सब्सिडी को बढ़ावा देना, कर आधार को बढ़ावा देना, निर्यात उन्मूलन उद्योगों को बढ़ावा देना। कौन सा सही है इसमें से ये बताना है। 2 3 1 3 2 1 2 3। पॉज करिए, आंसर सोचिए, बताइए। आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आंसर है इसका ए। विश्लेषण देख लेते हैं। राजकोषीय समेकन ये पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या है। 2 और 3 सही है, यानी कर आधार को बढ़ावा देना
और निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना। सब्सिडी को बढ़ावा देना नहीं है, सब्सिडी को बढ़ावा देंगे तो राजकोषीय घाटा जो है क्या हो जाता है, बढ़ ही जाता है। राजकोषीय समेकन सरकारों की राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर उन नीतियों को संदर्भित करता है जिसके द्वारा वह अपने घाटे और ऋण स्टॉक में करने का प्रयास करती है। ठीक है, स्टॉक में घाटे को कम करने का प्रयास करती है। सब्सिडी बढ़ने से सरकार का व्यय बढ़ता है। इस प्रकार यह राजकोषीय समेकन के सिद्धांत के विपरीत है, जैसा कि मैंने बता दिया था अभी। कर आधार बढ़ने से कर संग्रह बढ़ता है। इस प्रकार यह सरकार के राजस्व को बढ़ाता है और साथ ही राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देता है। ठीक है, निर्यात उन्मुख उद्योगों का समर्थन करने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत में कराधान आधार में वृद्धि कर सकता है। कराधान आधार में, ठीक है, कर को बढ़ावा, मतलब कर इकट्ठा ज़्यादा हो पाएगा, उसमें वृद्धि होगी। कैसे होगी? कृषि आय को आयकर के दायरे में शामिल करके, उद्यमशीलता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नकद लेन देन को बढ़ावा देना। दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, या केवल पहला, या फिर पहला दूसरा तीसरा। आंसर है इसका बी यानी कि 1 और 2 इसका उत्तर सही है। कृषि आय को आयकर के दायरे में शामिल करके कराधान में वृद्धि की जा सकती है। उद्यमशीलता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उद्यमशीलता बढ़ेगी तो उद्योग भी लगाएंगे। ठीक है, नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, उससे क्या होगा, कर में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं नगद लेन देन में बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से आंसर क्या है इसका बी। ये आप विश्लेषण इसका देख लीजिएगा, नॉर्मल विश्लेषण है इसका। आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ संदर्भित करते हैं। ये है क्या? ये आर्यावर्त, मध्य देश, दक्षिणापथ संदर्भित करते हैं। पूर्वी गंगा के मैदानों के आर्यों के राज्य को, कुरु साम्राज्य के शासकों को प्रदत्त उपाधियों को, या फिर उत्तर वैदिक ग्रंथों में भारत के विभाजन के उल्लेख को, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो थोड़ा सा इसे पॉज कर लीजिए, सोचिए, आंसर दीजिए। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप दे सकते हो। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री में नेक्स्ट वीडियो में आपको ले रहा हूँ, आप सभी को पता है, तो उसमें सभी लोगों को आना है, ज्वाइन करना है। सी आंसर है, सी यानी कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में भारत के विभाजन के उल्लेख था। ठीक है, आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ। ठीक है, आर्यावर्त कहा था उत्तर भारत को, मध्य देश तो मध्य देश था ही, दक्षिणापथ दक्षिण भारत को कहा जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भारत के 3 हिस्सों बताए गए हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, नॉर्मल है ये। स्थायी बंदोबस्त सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री की बुक में। स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, स्थायी बंदोबस्त एक समझौता था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व निर्धारित किया गया था, जिसे प्रत्येक जमींदार को चुकाना पड़ता था। दूसरा स्टेटमेंट है, स्थायी बंदोबस्त शुरू करने के पीछे राजस्व संग्रह एकमात्र उद्देश्य था और ब्रिटिश अधिकारियों का किसानों की समस्याओं को हल करने का कोई मंतव्य नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट है, जब स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी तब बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। तो कौन सा सही है ये बताना है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर पहला। थोड़ा सोचिए, स्थायी बंदोबस्त निकाल लीजिए अपनी बुक में। आपके पास एनसीईआरटी हो पुरानी वाली तो पुरानी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, स्पेक्ट्रम हो वो निकाल लीजिए, स्थायी बंदोबस्त पढ़ के इसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, पॉज करके अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका बी यानी कि पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। विश्लेषण देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू की गई थी। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व निर्धारित किया गया था, जिसे प्रत्येक जमींदार को चुकाना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने में ब्रिटिश अधिकारियों ने बंगाल की विजय के बाद की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया था। 1770 के दशक तक बारंबार अकाल और कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण बंगाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी। अधिकारियों को महसूस
हुआ कि कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका विश्लेषण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, स्थायी बंदोबस्त आरंभ में बंगाल में ही शुरू की गई थी और यह उत्तरी भारत तक ही सीमित थी। दूसरा स्टेटमेंट है, चार्टर एक्ट 1833 ने स्थायी बंदोबस्त को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी। कौन सा सही है? पहला दूसरा दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है? तो मुझे उम्मीद है स्थायी बंदोबस्त आपने बुक में से पढ़ लिया होगा अभी तक। पॉज करके इसका आंसर दीजिए। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर इसका डी, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का आरंभ जो हुआ था वो एक साथ कहाँ पर हुआ था? बंगाल और बिहार में, तथा बाद में इसे उत्तरी मद्रास और वाराणसी में भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है, यह प्रणाली अंततः 1 मई 1793 को जारी विनियमों की एक श्रृंखला द्वारा उत्तर भारत में लागू की गई थी। ये नियम 1833 के चार्टर अधिनियम तक लागू रहे थे। ठीक है, इतने तक क्या रहे थे लागू। निम्नलिखित में से किस राग का आमतौर पर प्रातःकाल में यानी प्रातःकाल में सुबह सुबह गायन किया जाता है? राग दरबारी, टोडी, राग भोपाली, भीम पलासी। अपना आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। बी आंसर है टोडी को। ठीक है, प्रातःकाल में टोडी का गायन किया जाना चाहिए। यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जिसे संगीतज्ञ भातखंडे के अनुसार 10 प्रकार के शास्त्रीय संगीतों में से एक टोडी ठाठ के रूप में जाना जाता है। टोडी को सदैव एक सौम्य सुंदर महिला के रूप में दिखाया जाता है जो हाथ में वीणा लिए हुए और एक सुंदर हरे वन में खड़ी हुई है जिसके चारों ओर हिरण खड़े हुए हैं। ठीक है, राग भोपाली को सूर्यास्त के बाद गाया जाना चाहिए। राग भोपाली कब गाया जाना चाहिए? सूर्यास्त के बाद। भीम पलासी को दोपहर के समय गाया जाना चाहिए। राग दरबारी कन्नड़ परिवार का एक राग है जिसका उद्गम कर्नाटक संगीत घराने में हुआ था और सम्राट अकबर के दरबार में 16वीं शताब्दी के संगीतकार मियां तानसेन द्वारा उत्तर भारतीय संगीत में से लाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप आते रहते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो आज का टेस्ट जो है, आज के MCQs जो टॉप 10 MCQs हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं, जो कि आपके 2021 में काम आएंगे। आज का जो सवाल है वो आपको जवाब देना है। मसीद खानी शैली किससे संबंधित है? तानसेन से, जहांगीर से, इब्राहिम लोदी से या दारा शिकोह से? तो ये इसका जवाब आपको देना है और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चले जाइए। अनअकैडमी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।